अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन जो 2 दिन से जारी है, इस तकरीब से आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम खिताब किया और उन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होने की नवीद सुनाई है। आर्मी चीफ का अपने खिताब में कह रहा था कि पाकिस्तान के दुश्मनों का ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, जबकि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आप ये सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान को रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि आप सब पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनाएंगे, और वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान के दुश्मनों का यह ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका यह भी कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क की ग़यूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फ़ौज हर मुश्किल से बासानी नबरदाजमा हो सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम पाकिस्तान को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, और आप हमेशा अपना सर फ़ख्र से बुलंद रखें, क्योंकि आपका ताल्लुक किसी आम मुल्क से नहीं बल्कि आप एक अजीम और ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे हैं। अपने खिताब में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है और हमेशा रहेगा। इसी तरह पाकिस्तानियों का दिल हमेशा हमेशा गज़ा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। दूसरी जानिब सियासी मैदान की बात करें तो तहरीक इंसाफ में तकसीम उसको दीमक की तरह चाट रही है। पार्टी में इख्तलाफात इतने शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ का बयानिया पार्टी रहनुमाओं से मुताबिकत नहीं रखता, और पार्टी में मरबूत हिकमत अमली ना होने की वजह से हर कोई तहरीक इंसाफ के रवैये को गैर संजीदा ले रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ अपने अंदर मौजूद उलझनों को सुलझाने की बजाय हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि तहरीक इंसाफ हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि उसने जानबूझकर अमरीकी वफ़द से PTI रहनुमाओं की मुलाकात नहीं होने दी। अब इसका इल्ज़ाम और जो जवाब स्पीकर अयाज सादिक दे रहे हैं वो कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर और आमिर मैंने खुद मुदू किया और मेरे पास कॉल और मैसेजेस के सबूत मौजूद हैं। अब एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली PTI के इल्ज़ामात की नफ़ी कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर से रब्ता करके उन्हें अमरीकी वफ़द से मुलाकात की दावत दी, और दूसरी जानिब वो ये तासुर दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के गैर संजीदा रवैये की वजह से अमरीका भी उससे फासला रखना चाहता है। अब अगर अयाज सादिक का दावा दुरुस्त है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तहरीक इंसाफ की तकसीम और इख्तलाफात की वजह से न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान पहुंचा है। और जाहिर है अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं के वफ़द से मुलाकात के हवाले से PTI में वाज़ेह तकसीम दिखाई दी है, और शायद इसी वजह से अमरीकी वफ़द भी उस पर अच्छा तासुर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि जो बात हुकूमत कर रही है या अयाज सादिक साहब कर रहे हैं बिल्कुल इसके कॉन्ट्रेरी 180 डिग्री पर बैरिस्टर गौहर साहब ने आज कहा कि उनको बिल्कुल मदऊ नहीं किया गया था। आज भी वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं बुलाया गया था। ज़रा वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रखते हैं, इस मुतालिक आज क्या कह रहे थे। अब हामिद रज़ा साहब एक तरफ तस्दीक कर रहे हैं कि उनको मदऊ किया गया था, लेकिन वो क्योंकि अवेलेबल नहीं थे इसलिए वो नहीं आ सके। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि उनको मदऊ ही नहीं किया गया था, और फिर स्पीकर का स्टेटमेंट अपनी जगह पे। दूसरी जानिब इस्टाब्लिशमेंट से राब्तों को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तकसीम मौजूद है, क्योंकि आज़म सवाती साहब के बकौल इस्टाब्लिशमेंट से राब्तों का मैंडेट इमरान खान ने उनको दिया है, और कल वो इंतहाई अहम शख्सियत से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। आज भी रीइटरेट उन्होंने किया कि वो इस्टाब्लिशमेंट से राब्ते बढ़ा रहे हैं, राहो रस्म बेहतर कर रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन इसी के काउंटर में आज बैरिस्टर गौहर जब अडयाला जेल से बानी PTI से मुलाकात करके वापस आए और मीडिया टॉक की, तो उन्होंने ये कहा कि हमने इस्टाब्लिशमेंट से राब्तों का मैंडेट किसी को भी नहीं दिया। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्टेटमेंट्स दोनों आपने सुने। एक तरफ आज़म सवाती साहब ये कह रहे हैं, आज़म सवाती साहब ये फरमाते हैं कि मुज़ाकरात के लिए बानी PTI को हमने राज़ी किया है और इस्टाब्लिशमेंट से वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, और कल एक इंतहाई अहम मुलाकात उनकी होने जा रही है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर इस तासुर की बिल्कुल नफ़ी कर रहे हैं कि इमरान खान ने इस्टाब्लिशमेंट से राब्तों का मैंडेट किसी को भी नहीं दिया। आज ये अडयाला जेल से जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया टॉक में बरबला दो टोक अंदाज में कहा कि इमरान खान ने किसी को इस्टाब्लिशमेंट से बातचीत का जो मैंडेट है वो नहीं दिया है। अब किसको दुरुस्त माना जाए, आज़म सवाती साहब ठीक कह रहे हैं या बैरिस्टर गौहर साहब ठीक कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। देखें, आपने अपने अभी जो खैर मैं इनकी बातें नहीं सुन सका, आपका वो जो
ऑडियो था वो मेरे तक सही नहीं पहुंचा, लेकिन जो आपने कहा मैं उसको लेकर चलता हूं। आपने कहा है कि आजम स्वाति साहब ने कहा है कि हमने इमरान खान साहब को मनाया है, दैट मीन्स, और मुझे जो याद पड़ता है उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे इजाज़त मांगी कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम बातचीत कर सकते हो। ये उनके इंडिविजुअल हैसियत से था। अगर ये पार्टी पॉलिसी होती तो वहां पे पार्टी के बाकी लीडर बैठे होते और उसमें डिस्कशंस होती, या फिर ये सारे मिल के गए होते और उसके ऊपर एक डिस्कशन की होती। तो उस लिहाज से जो आजम स्वाति साहब कह रहे हैं वो अपनी जगह पर सही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ बाज क्वेश्चन देखिए, जो हमारे वर्कर्स हैं जब वो मुझसे सवाल करते हैं तो वो मुझसे बात सवाल करते हैं कि जी आजम स्वाति साहब के साथ तो जो कुछ हुआ था या जो ये कहते थे या जितने शदीद अल्फाज में वो कहते थे, तो आज क्या हो रहा है? आज वो सारी चीजें, अगर इनके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात थे तो वो लोग उस वक्त कहाँ थे जब इनके साथ ज्यादती हो रही थी या सो ऑन। अब मुझे उसका जवाब नहीं पता, तो ये सारी चीजें तो आजम स्वाति साहब लेकिन आपको वैसे ये करेंगे। सवाल पूछने में तो हक बजाने में जो भी पूछ रहे हैं आपसे, नंबर वन। नंबर टू, बात ये कि आज बैरिस्टर गौहर को इस बात की नफी क्यों करना पड़ी या क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ी कि इमरान खान साहब ने किसी को मैंडेट नहीं दिया एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का? देखिए, इससे ये है कि इमरान खान साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब सही कहते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इस बात की नफी की है कि उन्होंने पार्टी से किसी को नहीं कहा एज सच, जिसे आप कहते हैं ना ऑफिशियल चैनल्स, कि भाई आप उनसे बातचीत करें। देखिए, मैं आपके इमरान खान का एक इंटरव्यू था, वो मैं सुन रहा था, तो उसके ये अल्फाज थे कि मेरी एक वीकनेस ये है, अगर कोई आके मुझसे किसी चीज़ की इजाज़त मांगता है या कुछ करता है, मैं उसको ना नहीं कह सकता, मैं उसको इजाज़त दे देता हूँ। ये उन्होंने अपने वीकनेस के लिहाज से कहा। तो सर फिर ग्रीन सिग्नल या गो हेड तो दिया है ना फिर आजम स्वाति साहब को, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, लेकिन बैरिस्टर गौहर तो नफी कर रहे हैं इसकी। देखिए, मैं इसको ग्रीन सिग्नल नहीं कहूंगा, मैं इसको ये कहूंगा कि एक आदमी कहते हैं कि जी मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ फलाना, तो मैं कहूंगा ठीक है यार, जो करना है कर लो, वो ठीक है। और उसमें साथ मैंने कह दिया, साथ ये इमरान खान ने कहा था कि मेरे बारे में बात नहीं करनी, जो आपने बात करनी है अपने मुल्क के लिए बात करनी है, कि मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए करना है। ये कैटेगोरिकली उन्होंने कहा। बात किससे करना, किसको कहा कि किससे बात कर लेना? वो जिससे भी बात करना चाहते हैं, ये कोई थर्ड बंदा है, ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं है जिनसे ये बातचीत हो रही है, वो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी नहीं है, क्योंकि ये आजम स्वाति साहब ने खुद कहा था वो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी नहीं है, वो कोई और आदमी है। आजम स्वाति साहब ने कहा है कि कल एक बड़ी ही अहम शख्सियत से, इंतहाई अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात होने जा रही है। ही इज नॉट, वेडनेसडे का उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट से उस शख्स के बड़े अच्छे रवाबित है जिनसे ये कर रहे, तो इट इज थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के लिहाज से। तो ये कोई हुकूमती शख्सियत है सर? नहीं, उन्होंने कहा था कि हुकूमती शख्सियत भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ही इज काइंड ऑफ अ टीचर ऑफ प्रॉब्ली जल साहब के उस्ताद हैं या समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से कोई बात हुई थी। अच्छा, अगर वो टीचर वाली बात है तो उन्होंने तो ऑलरेडी जो है वो तरदीद कर दी हुई है, उनके जो टीचर हैं जिनकी तरफ आप रेफर कर रहे हैं। तो फिर मुझे नहीं पता जी, मैं तो ये जो उन्होंने उस वक्त कहा था, मैं तो उसको, अगर उन्होंने तरदीद कर दी तो आई डोंट नो कि क्या है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि उनके उस्ताद के साथ मेरी बातचीत हुई है और उनसे होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपको लगता है कि इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज फिर फ्यूटाइल होगी या कोई फायदा होगा इससे, कोई प्रोडक्टिव होने जा रही है? मुझे somehow आई एम स्लाइटली बिट अनकंफर्टेबल विद दिस टाइमिंग, क्योंकि ये वो टाइमिंग है कि जिसमें मेरे लिहाज से मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत JUI के साथ हो रही है, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उस तरफ आगे बढ़ रही है, तो उस चीज़ को बातचीत करने में ये जो टाइमिंग है, ये मुझे थोड़ी सी, इसने मुझे परेशान किया, मुझे थोड़ा सा इसमें टाइमिंग का थोड़ा मसला आ रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इस तरह इमरान खान ने नहीं कहा होगा, मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं सिर्फ प्रिज्यूम कर रहा हूँ, और मेरी प्रिजम्पशन इमरान खान की फितरत के साथ है, मैं जितना उनको जानता हूँ। तो इस जगह पे मैं अपने आई विल पुट माय मनी ऑन बैरिस्टर गौहर साहब अकाउंट, कि वो जो कह रहे हैं कि मैंने खान साहब से बात हुई है, तो मैं वहाँ पे समझूंगा कि वो ज़्यादा इमरान खान की फितरत के साथ जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान ने कैटेगोरिकली बहुत दफ़ा कहा हुआ है कि जी मैं किसी डील या ढील या किसी चीज़ में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यानी इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, फायदा नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये, आपने रेफर किया JUIFA की तरफ, तो सेनेटर कामरान मुर्जा साहब पहले भी ट्वीट कर चुके हैं, आज फिर उन्होंने बड़ी शद्दोमत के साथ ये कहा है कि फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ राहो रस्म बढ़ाएं, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया आपने,
अब जाहिर है कि ये तो बड़ा डेंजरस है ऑन पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। अगर कोई ग्रैंड ऑपोजिशन लाइंस बनाना है जेयूआई के साथ चल रहा है तो फिर तो ये चलते हुआ या दाल गलती भी नजर नहीं आ रही। मैं अभी अभी कुछ देर पहले मैं कामरान साहब के साथ ही बैठा होता, वी शेयर द सीट्स, हम साथ साथ ही बैठते हैं या नेबर्स इन सेनेट, तो वहाँ पे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें, जिस पे मैंने उनको बात चीज़ें बताई, मैंने कहा देखिए मैं इस सारे मामलात में नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ, आगे आप जाने, मौलाना साहब जाने। तो वहाँ पे उनके जो उनके अल्फाज थे मैं वो दोहराना नहीं चाहता, बिकॉज दैट वाज बिटवीन मी एंड हिम, सो आई एम नॉट इन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दो बंदों की बात बगैर उनकी इजाज़त के आगे करे। लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। हाँ, उन्होंने ज़रूर कहा होगा, ये तंजन मैं भी कह सकता हूँ कि जी फिर आपको आपका मुकाबला, लेकिन दैट डजंट मीन कि कोई डिस्कशन ख़त्म हुई है। 19-20 को होगी और उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोई इंपॉर्टेंट मैन्यूवर्स, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई भी आने वाले हैं। वो अभी मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिनों में ये सारी लेकिन चीजें। जब लिख दिया कामरान मुर्तज़ा साहब ने ट्वीट के अंदर कि अब इन्हें एस्टैब्लिशमेंट मुबारक हो, यानी अब बट ठीक है ना, मुझे उन्होंने जो देखिए ना, जो जिस टाइम पे उन्होंने ट्वीट किया था उस टाइम के बाद मेरी उनसे बातचीत हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मेरे लिहाज से कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमारे दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अभी इट्स टू मेनी क्या कहते हैं, स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी बहुत सारी चीजें नहीं, फिर ये पोस्ट क्यों करना पड़ रहा है? अब ये तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पब्लिक डोमेन में आ जाता है। वो कहते हैं पीटीआई से ये तय हुआ था कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई अलहदा बात नहीं करेगा, अब इन्हें एस्टैब्लिशमेंट ही मुबारक हो, अब हमसे बात ना करें। देखिए, ये उन्होंने कहा है, लेकिन मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे अभी लेट्स से थोड़ी देर पहले ही उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, और उस वक्त पे उन्होंने मुझे जो कहा था तो वो तो कुछ और चीज़ थी। तो इस चीज़ के बिल्कुल बरक्स था। इन्होंने ये लिखा है 11:44 पे, मैं बात कर रहा हूँ 4:30 बजे शाम की बात कर रहा हूँ। तो इस मतलब उनके इसके लिखने के तकरीबन 5 घंटे बाद की मेरी उनकी बातचीत हुई है। तो अब अगर उन्होंने जो मुझे कहा है तो मैं तो उसी को लेकर चलूँगा, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गलत बयानी करने के लिए। गलत बयानी करने से मैं सिर्फ अपनी कब्र ख़राब कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। मैं क्यों करूँ? ठीक। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट इशू सर ये अमरीकी वफ्द वाला है, और स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा कि हमने दावत दी थी, बैरिस्टर गौहर को भी बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए, और हमारे पास वो एविडेंस भी मौजूद है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। तो कहते हैं एविडेंस मैंने रख लिया था क्योंकि उसके बाद पीटीआई, मुझे पता था यही कहेगी कि हमें बुलाया नहीं गया, तो हमने बुलाया था। और बतौर स्पीकर जो है वो कहते हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, पार्लिमानी जमातों से लोगों को बुलाया गया था। देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मेरी नीयत साफ हो ना, तो मैं आपको ये सारी जो मीटिंग्स होती हैं ये घंटा पहले, 2 घंटे पहले या 6 घंटे पहले नहीं तय होती। ये जब वो लोग अमेरिका से चल रहे थे ना, तो उस वक्त ये सारी मीटिंग्स कैजुअल्स बीच में आ जाती हैं। अब अगर मेरी नीयत ख़राब हो और मैंने किसी को आवाम को ये तासुर देना हो कि यार ये लोग तो खुद ये गलत कर रहे, तो मैं आपको आज शाम को मेरे घर में फंक्शन है, तो मैं कल रात को आपको कहूँगा भाईजान मेरे घर आ जाना शाम को, इस फंक्शन पे है। अब आप हो सकते हैं उस वक्त इस्लामाबाद में ना हो, वहाँ से बहुत दूर हो सकता है कुछ और चीज़ हो। बाकी जो लोग हैं, जो पार्टी वाले हैं, आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जाना होगा। मतलब मैं एकदम मुंह उठा के तो नहीं जा सकता ना। मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मैं क्या बात करूँगा? तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा कि हम आपस में डिस्कशंस करें। हम जाके नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गंदी नीयत थी। अब अगर वो जो टाइम उन्हें बताया था, मैं उस टाइम को, जैसे अभी आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की बात की, मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने 11:44 पे ट्वीट किया था। और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, अभी शाम को तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे सेनेट के अंदर मेरी उनसे बातचीत हुई थी। तो ये चीज़ें से लिहाज से आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा। तो इन लोग, ये बेईमान लोग थे, ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान लोग रहेंगे। इन लोगों ने इस मुल्क के साथ बेईमानी की थी, ये इस मुल्क के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ये इस मुल्क के साथ हमेशा बेईमानी करेंगे। अच्छा, इन लोगों ने, देखिए हुमायूं अहमद साहब, क्या इससे ये तासुर मिल सकता है कि जो मौहूम सी भी कहीं उम्मीद थी अमेरिका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कम अज़ कम अमेरिकी कांग्रेस वफ्द के आने से और फिर जिस अंदाज में उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो उम्मीद भी दम तोड़ गई?
देखिए इस तरह मैं बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है और मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से सर्च करने की कोशिश की है। मुझे हेल्प कर दें एंड आई वुड बी ग्रेटफुल कि आपके पास टीम होती है, मुझे हेल्प कर दें किसी ऐसे पाकिस्तान के अंदर ऐसे पीटीआई के लीडर का कि जो मुझे ये बात बता दे कि जी ये सारी चीज़ें उन लोगों ने आके पीटीआई वालों के साथ ये सब कुछ करके इमरान खान को निकालना था, या इमरान खान ने कहा था आओ मुझे बाहर निकालो, या मैंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे थे ना कि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होगी, अमेरिका के अंदर एक चेंज आएगा, अगले दिन बानी पीटीआई की रिहाई का परवाना जारी हो जाएगा और फिर ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, खास पीटीआई के लोग हैं, आतिफ खान साहब का तो स्टेटमेंट मौजूद है, उन्होंने तो ट्रंप की फैमिली से मुलाकातें भी कर ली थी और लारा ट्रंप के साथ मुलाकातों को रेफर भी किया था, और फिर ज़ल्मे खलीलजाद साहब के ट्वीट और फिर सब चीज़ें लॉबिंग, तो इस बिना पे ये वो अपनी जगह पे देखें, वो अपनी जगह पे चल रही होती हैं, उनका इसका हरगिज उसमें आप सिर्फ एक जो चीजें उठाते हो, आप क्या चीजें उठाते हो, आप कहते हो कि इस मुल्क के अंदर जो है ना वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, इस मुल्क के अंदर जो है ये पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो उस मतलब आप मुझे ये बात बताएं जो मैं कह रहा हूँ क्या गलत है? क्या ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग्स वालों ने पाकिस्तान को ऑप्रेसिव रिजीम नहीं करार दिया? अच्छा, इसका ताल्लुक यूएस से तो नहीं है ना, इसका ताल्लुक किसी और चीज से। अच्छा, उसके बाद आप ये बात बता दें, ये जो क्या इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वाले हैं, उन्होंने हमने तो उनके साथ कोई my point is हवाई बाबा साहब कि do you still believe that America is going to get Bani PTI released? नहीं, आई नेवर बिलीव्ड इन इट इन द फर्स्ट प्लेस एंड आई डोंट बिलीव इन कि वो कुछ कर सकेंगे। देखिए ये सारी चीजें ये याद रखें, एक प्रोसेस होता है। इमरान खान ने जब इवन जो हमारी गवर्नमेंट के साथ मुलाकात हो रही थी उसमें भी हमने ये नहीं कहा कि हमें आज़ाद करो, उसमें हमने ये नहीं कहा कि हमारे केसेस खत्म करो, हमने सिर्फ ये कहा है कि वो शवाहिद जो आपके पास है हमारे खिलाफ हमारे केसेस में, वो आके हमें दिखा दो। अगर हमने गलत काम किया हमको सजा दो, अगर हमने गलत काम नहीं किया तो हमको विक्टिमाइज ना करो। हमने तो ये तो नहीं कहा कि हमें आजाद, हमने कहा है हम अपने मेरिट पे वो करेंगे। एक बात याद रखें, जो मेरिट में लड़ने वाले लोग होते हैं, जो मेरिट में खेलने वाले लोग होते हैं, वो कभी इस किस्म के तरीके नहीं करते, और अगर कभी किसी वजह से उनसे हो जाता है वो उस पर चल नहीं सकते। तो फिर हुमायूं साहब वो ये फिर इसको मैं फ्रस्ट्रेशन कहूं या कुछ और, या आप नाम दे दीजिए कि अभी अगर अमरीकी वफ्द यहाँ मौजूद है और अमरीका को लेकर एक तासुर ये था कि बानी पीटीआई की रिलीज होगी और अब कहीं उम्मीद दम तोड़ रही है, तो फ्रस्ट्रेशन में ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई को रिहा ना किया गया तो हम धरना दे देंगे। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी से, जरा साजिद मेंबर साहब का स्टेटमेंट सुनवाएं सर। जी हुमायूं साहब, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है कि केपी को बंद कर दिया जाए? देखिए इससे होता है, फर्ज करें हम 10 बंदे हैं, हम लोग अपनी सजेशन दे सकते हैं, बट सजेशन देने के बाद उसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी होती है वो एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी होती है। ये इनका ओपिनियन होगा, वो अपनी जगह पर हैं उनके। आप कहते हैं फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे पूरे पाकिस्तान में है। आप लोग इस वक्त भी देख लें, अभी ये लोग सारे बगल बजा रहे हैं कि जी इतनी रेमिटेंसेस आ गई, इतनी आ गई, लेकिन अगर आप पिछले 5 साल को देख लें, हर साल ये जो रमज़ान का पीरियड होता है, बिकॉज ऑफ सदका, ज़कात और ईद, हमेशा 600 से लेके 800 मिलियन डॉलर का फर्क पड़ता है, और उसके आगे पीछे देख लें तो वो वापस उसी जगह पे चला जाता है। जब हम डेटा देखते हैं वर्ल्ड बैंक का, हुमायूं साहब हम दुआ करते हैं कि वापस उस जगह पे ना जाए, बल्कि तरसीलात ज़र बढ़े, मुल्क का फायदा है, मुल्क की इकोनॉमी का फायदा, इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा। सर आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर सर। हुमायूं मोहम्मद साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नहरों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो जारी सर जंग है मजीद कशीदा हो गई है, शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस पर बात करेंगे, उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासले बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग पर यह इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास इसलिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया है ताकि दरियाए सिंध में नहरों के खिलाफ करारदाद को रोका जा सके। जबकि वाकिफान हाल ये कहते हैं कि चूंकि पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया और पीपल्स पार्टी के इस इनकार ने कौमी असम्बली की कार्रवाई को अमली तौर पर गैर फाल बना दिया है, तो वाकिफान हाल का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते शुरू होने वाले इजलास से पहले हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय किया गया था कि इजलास 18 अप्रैल तक जारी रहेगा, लेकिन किसी एक दिन भी इजलास की कार्रवाई एजेंडे के मुताबिक नहीं चल सकी। इसकी बुनियादी वजह पीपल्स पार्टी की ऐवान से मुकम्मल गैर हाजिरी
और मुसलसल कोरम की निशानदेही थी, जिसमें अपोजिशन जमातों ने खामोशी से पीपल्स पार्टी का साथ दिया। अब नहरी निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में इस वक्त कशीदा हो गए हैं, जब पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने और कानून साजी में किसी भी किस्म की हिमायत ना करने का गैर एलानिया फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरून मुल्क रवानगी से कबल पार्लियामान में हुकूमती मामलात और कार्रवाई से लाताल्लुकी की मंजूरी दी। पार्टी की क़यादत ने फैसला किया है कि न सिर्फ हुकूमती बिल्स की हिमायत नहीं की जाएगी, बल्कि ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी और तोसी में भी ताउन नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को इस फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया है। पार्टी ने कौमी असम्बली में खामोश एहतजाज जारी रखने और नहरों से मुताल्लिक करारदाद एजेंडे पर लाने तक कोरम पर भी ताउन ना करने का फैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इंतहाई इकदाम ले सकती है? इजलास गैर मुअय्यन के लिए मुलतवी हुआ है। कादिर खान मंदूखेल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम कादिर मंदूखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इजलास इसीलिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हुआ कि नहरों से मुताल्लिक करारदाद मंजूर ना कराई जा सके? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि 7 अप्रैल को यानी पिछले पीर को हमने करारदाद जमा किए थी और फिर करारदाद के बाद स्पीकर ने ये बहाना बना लिया कि चूंकि सब ने तकरीर कर ली है, तो मैं स्पीकर को आपके तवज्जो से बताना चाह रहा हूँ कि करारदाद का मतलब ये है कि असम्बली में पेश हो, उस पर जो भी वोटिंग हो या पास हो या उसको मुस्तरद करना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप असम्बली में पेश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद 3-4 दिन बाद उस दिन हमने कोशिश की, पीटीआई जो है ना वो भी चले गए, एमक्यूएम भी चले गई है, नून लीग ने भी दाएं बाएं शुरू कर दिए, जबकि इसी एमक्यूएम और जमात इस्लामी और पीटीआई ने सिंध असम्बली से मुतफ़क़त करारदाद हमारे साथ पास की थी। उसके बाद 3-4 दिन पहले पीटीआई ने करारदाद पेश की थी, मगर स्पीकर ने जो है ना वो इजलास मुलतवी किया ताकि ये करारदाद पास ना हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तरफ जो है ना वो मरियम बीबी ने उज़्मा बुखारी को हमारे पीछे लगा है कि ये नहरें तो हर हालत में बनेंगी, और दूसरी तरफ जो है ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब असम्बली में हमें जो है ना वो लारे लपे दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम सिंध के एक कतरा पानी जो है ना वो भी नहीं काटेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत को वाज़ेह तौर पे इसका ऐलान करना चाहिए, इनकी ये ड्रामाबाजी से, ये टाल मटोल से पीपल्स पार्टी मुतमईन नहीं होने वाली है। देखिए, 2 सूबे भी लगता है आमने सामने इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। इरसा को लिखे गए ख़त का जवाब भी आ गया है और इरसा ने उस पर जो पंजाब हुकूमत के लिखे गए ख़त है उसके ऊपर 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया है। तो अल्टीमेटली ये मामला जो पीपल्स पार्टी कहती है कि सीसीआई इजलास बुलाया जाए, क्या वजह है कि हुकूमत सीसीआई इजलास नहीं बुला रही? देखिए, ये तो आप पीटीआई से बात कर ले, लेकिन सवाल ये कि पंजाब ने अभी खत क्यों लिखे, यानी पंजाब हुकूमत में पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाब सेंट्रल पंजाब भी से मुतासर हो रहा है, जनूबी पंजाब भी मुतासर हो रहा है। मैं मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने खत लिखा इरसा को, तो मेरे ख्याल में इस खत से तो मजीद वाज़ेह हो गया है कि पंजाब को भी पानी कम मिल रहा है, सिंध को भी, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी। जब पहले से पानी तमाम सूबों को कम मिल रहे हैं, तो नए ये 6 नहरों की ड्रामा क्यों खेल रहे हो? आपको याद नहीं है कि कालाबाग डैम का आप डिक्टेटर के साथ मिलके पड़ा आप लोगों ने जो है ना वो कोशिश की, क्या कालाबाग डैम बन गया? उस वक्त तो सिर्फ 3 सूबे इकट्ठे थे, आज तो 4 सूबे इकट्ठे, यानी चोलिस्तान को एक तरफ और बाकी पाकिस्तान के सारे सूबे दूसरे तरफ आए। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये खाम ख्याली है कि जो भी असम्बली के इजलास मुलतवी कर ले या असम्बली में कोई भाषण दे, इनसे हम मुतमईन होने वाले नहीं हैं। तो कादिर मंदूखेल साहब, ये सूबाई सतह पे आपस में सूबों की बातचीत से, डायलॉग से मसला हल नहीं हो सकता? क्योंकि पंजाब ये कहता है उनके यहाँ भी जो पानी का मसला है संगीनी इख्तियार कर रहा है, ख़ासतौर पे एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फिर इकनॉमिक टर्म्स में वो ये बात करते हैं कि अगर ज़ाहिर है ज़मीन बंजर हो जाएगी, ज़रखेज़ नहीं होगी, सैराब नहीं होगी, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा पंजाब के लिए इन पर्टिकुलर। देखिए, हम तो पहले ही ये कहते आ रहे हैं कि पंजाब बड़े भाई का, बल्कि मैं पंजाब की बात जुबान पे आ जाता है, मैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ये सारे जो मुनाफकत है वो मुस्लिम लीग नून कर रहे हैं। एक तरफ आधी मुस्लिम लीग नून जो मरियम बीबी की क़यादत में वो पीपल्स पार्टी और सूबों को लड़ाना चाहती है, और दूसरी तरफ इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब जो ना वो मीठी गोलियां दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, ये एक दिन की कहानी नहीं है। अब जब पंजाब ने खत लिख दिया तो ये मजीद जो है ना वो बेनकाब हो गया पंजाब हुकूमत जो है ना मुस्लिम लीग नून की। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को सूबों को लड़ाने का, इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया है, जो कि सूबों को और कौमियतों को तकसीम किया है, और एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून जो है ना सूबों को लड़ाना चाह रही है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये होगा
कि पंजाब देखिए दुनिया में जंगे भी है पानी के ऊपर, हिंदुस्तान से हमारे जो तनाज़ा चल रहे हैं वो पानी के ऊपर चल रहे हैं। इससे पहले अगर मिस्र का या दूसरी की दुनिया की तारीख उठा के देख ले तो ये खाम ख्याली है कि ये सिंध का, बलूचिस्तान का और खुद पंजाब का पानी जबरदस्ती चोलिस्तान जो चंद टक्के उन्होंने किसी से ली है उनको हलाल करने के लिए, तो ये खाम ख्याली है, ये मनसूबात कभी कामयाब होगा तो नहीं मधुकर साहब, फिर आप देख पाकिस्तान रहे हैं पीपल्स पूरा पार्टी सिंध किस बात का इंतजार कर रही है? पीपल्स पार्टी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून एक तरफ शहबाज शरीफ और इसाक डार हमें मीठी गोलियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ मरियम बीबी जो है ना वो जहर उगल रही है अपने लोगों के जरिए। तो एक वाज़ेह पॉलिसी कर दे, बनाना है तो भी बता दे, नहीं बनाना है तो बता दे, तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि अभी तक वो झूठ बोल रही, मैं साफ अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो इस वक्त सिंध की पल्स है, लगता है ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नागुज़ीर हो जाएगा कि ये मनसूबा ही ख़त्म किया जाए। यानी इससे कम के ऊपर सिंध के अवाम राज़ी दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ पे भी एक एग्रेशन मौजूद है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन रहती है कि वो पाक की हुकूमत को एक लात मार के सर पे बल गिरेगी, उसके पास कोई चारे नहीं। और ये कम और इकदाम है। हम सिंध के नहरों के खिलाफ जो ये इकदाम उठा रहे हैं, हम हर कुर्बानी के लिए तैयार है। ये हुकूमत से अलग होना, ये सारी चीजें तो छोटी बात है, ये भी मुमकिनात में है। बहुत सारे लोग अभी ये भी मशवरा दे रहे हैं कि सिंध पंजाब का रास्ता रोका जाए, ये भी एक ऑप्शन में मौजूद है। ये तो बहाज़राई का ऑप्शन है सर। फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतहाई इकदाम उठा सकती है? जब आप हमारे सर पे पाँव रखेंगे, सिंध की सरसब्ज जमीन को आप बंजर करेंगे, तो हम आपको छोड़ेंगे? किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। फिर वो जाहिर है जो लोग इसके प्रोपोनेंट हैं वो ये कहते हैं कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रा आसिफ जरदारी साहब से पूछ ले कि फिर उन्होंने ये क्यों लिखा और फिर मिनट्स क्यों इशू हुए। बस जो झूठे लोग अपना उज़्मा बुखारी समेत ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये वकील है, पता नहीं असली लाइसेंस है जाली लाइसेंस है इसके पास, इनसे जरा ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा आइन, कौन सा कानून में लिखा हुआ है, आप वकीलों बता दो कि आसिफ अली जरदारी से क्या इख्तियार है। जब निगरान हुकूमत ने 12 घंटे पहले इलेक्शन से पहले जो मंजूरी दी थी, उसने भी सीसीआई से उनको मुंसलिक किया था, मशरूत किया था। और वजीर आला सिंध 3 खत लिख चुके हैं कि सीसीआई की मीटिंग बुला ले। आज 3 साल हो गए। आइन के मुताबिक हर 3 महीने में सीसीआई की मीटिंग यानी मुश्तरका मुफादात कौंसिल की मीटिंग बुलाना लाजमी है। क्यों नहीं बुला रही है, क्यों कतरा रही है? ये सारे अरबों से हम मुतमईन नहीं होंगे। मैं दोबारा कहता हूँ, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम उससे पहले तैयार है। शुक्रिया। कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिविल मिलिट्री क़यादत का अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित हुआ है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अमरीका ने अफगानिस्तान को दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस हमले में जो राइफल इस्तेमाल हुई वो 2018 में अमरीका में बनाई गई थी। अखबार की तहकीकाती रिपोर्ट में पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि अमरीकी फ़ौज और पेंटागन ने भी तस्दीक की है कि हमलावरों से बरामद होने वाला असलहा, जिसमें 63 हथियार अमरीकी हुकूमत ने अफगान फोर्सेस को दिए थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इनमें से एक M4A1 राइफल 2018 में अमरीका में बनी थी, जो अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान से इनखला के वक्त वहीं छोड़ गई थी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त तालिबान को अरबों डॉलर्स के अमरीकी फ़ौजी साजो सामान हाथ लगे थे, जो बाद में सरहद पार पाकिस्तान के असलहा बाजारों और अस्करियत पसंदों के हाथों तक पहुँचे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये अमरीकी राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन ग्लासेस कलदम ग्रुप्स हमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये पहला मौका नहीं है जब अमरीकी साख्त का असलहा पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ हो, बल्कि इससे कबल भी पाकिस्तान में कई वाक़यात में अमरीकी साख्त का असलहा इस्तेमाल होने के सबूत मिले हैं, जैसा कि मियांवाली एयरबेस पर हमले में M4 AK-47 RGP-7 जैसे हथियार इस्तेमाल हुए जो अमरीकी साख्त के थे। यानी ये साबित हो रहा है कि अफगानिस्तान के नाक के नीचे दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान बार बार अफगान हुक्काम को खबरदार करता रहा है कि वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान बाकायदा तौर पर इन दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है, पुष्पनाही कर रहा है। पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह है। इसके काफ़ी शवाहिद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और हमलों में इस्तेमाल शुदा असलहे की सूरत में मौजूद है, और इससे भी बढ़कर अफगान हुकूमत की पुरस्रार खामोशी तर्ज़ अमल को जाहिर कर रही है।
अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेट्रोलियम मसनूआत की मुमकिना कीमतों बारे बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। महंगाई फिर से बढ़ने का इंदिया दिया जा रहा है और वैसे भी आइंदा बजट में IMF की कड़ी शराइत की वजह से टैक्सेस और महंगाई का मुमकिना बोझ आवाम पर पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नज़र मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 8.5 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ओगरा सिफारिशात के बाद कीमतों से मुतालिक आज फैसला करेगी। 16 अप्रैल से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 50 पैसे तक कमी मुतवक्के है। इसके अलावा आइंदा 15 रोज़ के लिए हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान मौजूद है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत टैक्सेस की मद में उतार चढ़ाव की तजावीज़ तब्दीली का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। और जैसा कि गुज़श्ता माह मार्च में पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की शरह में इजाफा करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी थी और हुकूमत ने इसके बदले बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान किया था। लेकिन है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में मुमकिन कमी करने की बजाय पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी करे और कीमतों को बरकरार रखे, क्योंकि बहरहाल IMF का दबाव अपनी जगह पर मौजूद है, बरकरार है और टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल से मुतालिक भी हुकूमत पर उनस मौजूद है। अब देखना यह है कि आज रात हुकूमत इस मुतालिक क्या फैसला करती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।